हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परागकण अथवा लघु बीजाणु यानी पोलन ग्रैंड या माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, कैसे ये डेवलप होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है यानी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैंड। ये आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारा स्टेमेन होता है यानी जो हमारा पुंकेसर होता है वो किसकी यूनिट होती है, वो पुमंग की यूनिट होती है। और जो हमारा किसी भी फ्लावर के अंदर उपस्थित जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कहलाता है पुमंग, और पुमंग की यूनिट क्या होती है, पुंकेसर। तो हमने पुंकेसर की स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब यदि बात करें परागकण अथवा लघु बीजाणु की, तो देखिए जब आपने पुंकेसर की संरचना पढ़ी है तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि पुंकेसर की जो संरचना होती है उसमें आपको कई सारे पार्ट दिखाई देते थे। पुंकेसर की संरचना में आपने देखा था कि ये ऊपर वाला फूला हुआ जो भाग होता था ये क्या होता था, एंथर यानी कि परागकोश। फिर परागकोश के नीचे इस प्रकार से संरचना आपने देखी थी जिसको हम बोलते थे क्या, फिलामेंट। ये जो हमारा पूरा का पूरा परागकोश वाला भाग होता था, इस परागकोश वाले भाग के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर लघु बीजाणुधानी बनती है। क्या बनती है, लघु बीजाणुधानी बनती है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर आपने देखा था कि परागकण यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि इन्हीं के अंदर लघु बीजाणु या परागकण उपस्थित होते हैं या पोलन ग्रैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं परागकण अथवा लघु बीजाणु की। तो पोलन ग्रैंड जो होता है या लघु बीजाणु या परागकण जो होता है ये एक प्रकार की मेल सेल्स होती है यानी कि नर कोशिकाएं होती है। और ये नर कोशिकाएं जो होती है ये डेवलप होकर के यानी विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछे कि नर युग्मक का निर्माण कहां से होता है तो आपको याद रखना है कि जो लघु बीजाणु होते हैं या परागकण होते हैं, परागकण में ही क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलेंगे आपस में तभी तो फिजन होगा। तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि मेल गैमीट का डेवलपमेंट कहां होगा यानी कि विकास कहां होगा। इसके अलावा जो फीमेल गैमीट है वो कहां पे बनेगा, तो जो मेल गैमीट है वो कहां से बनेगा, वो परागकण से बनेगा। परागकण ही डेवलप होकर के क्या करेंगे, नर युग्मक का यानी कि मेल गैमीट का निर्माण करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं किसी भी परागकण की या पोलन ग्रैंड की, तो जो हमारा परागकण या पोलन ग्रैंड होता है ये एक परिपक्व पोलन ग्रैंड की यदि हम बात करते हैं यानी एक परिपक्व परागकण की यदि हम बात करते हैं तो वो कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। इसके साथ ही साथ एक कोशिकीय संरचना होती है परागकण, वह एक केंद्रकीय संरचना होती है। मतलब परागकण के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मली एक केंद्रक होता है जो कि कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, आगुणित होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है परागकण का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रैंड क्या कहलाती है, आपको याद रखना है पेलिनोलॉजी। क्या कहलाती है, पेलिनोलॉजी आपको याद रखना है। किसी भी परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पे दो चार क्वेश्चन और आपको तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो सबसे छोटा परागकण होता है, सबसे छोटा परागकण आपको याद रखना है किस प्लांट के अंदर होता है, तो मायोसिटिस। जो मायोसिटिस का प्लांट होता है इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे छोटा पोलन ग्रैंड मायोसिटिस के प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं सबसे लार्ज यानी कि सबसे जो बड़ा परागकण होता है वो उपस्थित होता है मिराबिलिस में। तो मिराबिलिस से संबंधित आपको दो तीन चीजें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अभी आप जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता होती है उसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होता है, मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा यानी मिराबिलिस का जो प्लांट होता है इसके आप जब भी पोलन ग्रैंड देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है। यानी कहा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में अगर परागकण जो होते हैं वो मिराबिलिस के प्लांट में ही पाए जाते हैं। जो मिराबिलिस का प्लांट होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं गुलाब बांस। इसको आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखे होंगे। गुलाब बांस का जो प्लांट होता है यानी कि मिराबिलिस जलापा का प्लांट, इसमें ब्लैक रंग के आपको पोलन ग्रैंड दिखाई देंगे जो कि आप देखेंगे कि काफी लार्ज यानी कि बड़ी संख्या में और बड़े होते हैं। तो ये साइज में भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा परागकण आपको याद रखना है मिराबिलिस के प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सबसे लंबा परागकण की, तो जो स्टेरा का प्लांट आप देखेंगे जिसको कि हम समुद्री घास कहते हैं, ये एक प्रकार की समुद्री घास होती है। जो स्टेरा के प्लांट में सबसे लंबे परागकण देखने को मिलेंगे, बड़े की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सबसे लंबा परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड। और ये कैसा होता है, इसके जो परागकण होते हैं वो फिलीफॉर्म होते हैं यानी कि एक प्रकार के तंतुमय परागकण होते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है।
साथ ही साथ इनमें बाह्य चोल यानी कि एक्साइन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। जो जोस्टेरा का प्लांट होता है यानी जो समुद्री घास का प्लांट होता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो एक्साइन होती है, एक्साइन अभी आप देखेंगे कि परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है उसको हम एक्साइन या बाह्य चोल कहते हैं, जो कि इसमें अनुपस्थित होती है। फिर इसके बाद यदि हम देखते हैं किसी भी परागकण की संरचना की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी जो परागकण या पोलन ग्रेन होता है ये राउंड शेप्ड होता है यानी कि गोलाकार होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसका जो व्यास होता है वो लगभग 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है। जो एक पोलन ग्रेन की नॉर्मल साइज होती है, जो व्यास होता है इसका कितना होता है 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसी भी पोलन ग्रेन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दो स्पष्ट रूप से भित्तियां आपको दिखाई देगी। एक तो बाएं भित्ति दिखाई देगी, एक जो भित्ति दिखाई देगी बाएं भित्ति दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। और दूसरी जो भित्ति होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, जो कि अंदर साइड होती है। तो दो भित्तियां आपको दिखाई देगी यानी दो लेयर आपको दिखाई देगी किसके अंदर, जब भी आप बात करेंगे किसकी, पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में आपको दो लेयर दिखाई देगी यानी दो भित्तियां दिखाई देगी। पहली जो भित्ति है बाहरी भित्ति, इसको हम बोलते हैं एक्साइन या इसको हिंदी में हम बोलते हैं बाह्य चोल, जबकि इंटाइन का मतलब होता है अंतःचोल। तो यदि हम बात करते हैं इसकी जो बाएं भित्ति की या बाएं आवरण की, तो बाएं आवरण इसका एक्साइन कहलाता है। किसी भी परागकण की जो बाएं भित्ति होती है कैसी होती है, मोटी होती है, साथ ही साथ कठोर होती है। वह इस पे आप देखेंगे कि कंटक लगे होते हैं, कई सारे कांटे लगे होते हैं, जिस कारण से ये नुकीला दिखाई देगा। तो इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जो बाएं भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। अक्सर आपके एग्जाम में परागकण से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किसी भी परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है, बाह्य भित्ति बनी किसकी होती है। तो बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है ये आपको याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। वहीं यदि आपसे यह पूछे कि परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती क्या है, तो आपको याद रखना है एक्साइन कहलाती है, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बाह्य चोल। क्या कहलाती है परागकण की बाह्य भित्ति या बाहरी भित्ति? बाह्य चोल कहलाती है। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसी भी परागकणों का जो आंतरिक आवरण होता है, हमने बात किया परागकण के बाहरी भित्ति की, तो परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसको हम कहते क्या है? तो इसको हम बाह्य चोल कहते हैं। और यह कैसी होती है? कठोर होती है, मोटी होती है, इस पर कंटक लगे होते हैं। वहीं परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति पतली होती है, साथ ही साथ कोमल भी होती है, यह भी आपको याद रखना है। और इससे हम क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। तो बाहरी भित्ति को हम बाह्य चोल कहते हैं और जो आंतरिक भित्ति होती है परागकण की उसको हम अंतःचोल कहते हैं। आंतरिक जो भित्ति है इसमें आपको याद रखना है कि जो आंतरिक वाली भित्ति है ये किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये मुख्यतया पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा परागकण की स्ट्रक्चर से संबंधित याद रखना है। किसी भी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इनमें मुख्यतया आपको गोलाकार संरचना दिखाई देगी परागकण की, और इसमें दो आपको लेयर यानी दो भित्तियां दिखाई देगी। दोनों भित्तियों में से एक बाएं भित्ति होती है जिसको हम बाएं चोल कहते हैं, दूसरी भित्ति जो होती है अंतःचोल कहलाती है या इंटाइन कहलाती है। जो बाएं चोल होता है यानी जो बाएं भित्ति होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और जो आंतरिक भित्ति होती है वो बनी होती है पेक्टिन और सेल्यूलोज की। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी भी पोलन ग्रेन की हम बात करते हैं तो देखिए कुछ स्थानों पर जो परागकण होते हैं उनमें जो बाह्य चोल यानी जो एक्साइन होती है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई भी पोलन ग्रेन है तो उसमें दोनों की दोनों लेयर जो है प्रेजेंट रहेगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पादप में आप देखेंगे कि जो परागकण होता है उनमें बाह्य चोल यानी जो एक्साइन होती है वो एब्सेंट होती है यानी कि अनुपस्थित होती है। और साथ ही साथ ये भी आपको देखने को मिलेगा कि एक पतली परत के रूप में होती है। नॉर्मली आप जब देखेंगे तो जो किसी भी परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है यानी जो बाह्य चोल होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें जो बाह्य भित्ति होती है ये पतली भी हो सकती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कुछ स्थानों पर सुस्पष्ट द्वारकों को जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्रों से ही अंतःचोल पराग नलिका बना करके अंकुरण के समय बाहर निकलता है। यानी आप देखेंगे
कि क्या होता है, इनमें कुछ छिद्र दिखाई देंगे। जो बाएं भित्ति होती है, बाएं भित्ति में आप दिखाई देंगे कि कुछ आपको छिद्र दिखाई देंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। तो ये जो जर्मपोर होता है, हम अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे पोलन ग्रैंड की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो बाएं भित्ति होती है उसमें कहीं कहीं पे छिद्र होता है, और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ही पराग नलिका डेवलप होती है, और पराग नलिका से होकर के ही जो मेल गैमीट होता है वो कहां जाता है, वो एंटर करता है कहां, जा करके बीजांड के अंदर, फिर वहीं जा करके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कुछ परागकण ऐसे भी होते हैं जिनमें बाएं भित्ति मोटी की जगह क्या होती है, पतली होती है। इसके अलावा एक जनन छिद्र होता है, जर्म छिद्र जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म छिद्र बोलते हैं या जर्मपोर बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कैप्सेला का प्लांट हो गया, इसके अलावा अधिकांश प्लांट ऐसे हैं जो कि स्पेशली डाइकाट प्लांट की यदि हम बात करें, उनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं यानी जो परागकण होते हैं, उनमें 3 जनन छिद्र होते हैं। कितने जनन छिद्र होते हैं, 3 जनन छिद्र। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, परागकण की संरचना हो गई, तो इसमें मान लीजिए ये 2 लेयर हो गई। अब 2 लेयर हो गई, अब चूंकि दोनों लेयर के बीच में जो बाहर लेयर होती है, बाहर लेयर में हमने क्या कहा कि कई जगह क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जर्मपोर कहेंगे यानी कि जर्म छिद्र कहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ये मान लीजिए क्या है, ये यहां पे हमारा क्या है, जर्मपोर है, ये क्या है, जर्मपोर है। अब ये जो जर्मपोर है ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट डाइकाट ऐसे होते हैं, डाइकाट या द्विबीजपत्री प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जर्मपोर की संख्या एक से भी अधिक होती है, 3 तक हो जाती है। तो अगर 3 पोर हैं यानी 3 जर्मपोर अगर हैं, तो इन 3 जनन पोर वाले छिद्रों को हम क्या कहेंगे, या 3 जनन पोर वाले हम परागकणों को क्या कहेंगे, इनको हम ट्राइकोप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोप्लेट कहते हैं। अगर किसी प्लांट का जो परागकण होता है उसमें जर्मपोर की संख्या 3 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोप्लेट कहते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कुछ मोनोकाट प्लांट ऐसे होते हैं, अधिकतर मोनोकाट प्लांट के अंदर यानी कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो जर्मपोर होते हैं यानी जो जनन छिद्र होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, केवल और केवल 1 होती है। तो अगर किसी भी परागकण के अंदर जर्मपोर की संख्या कितनी है, 1 है, तो ऐसे परागकणों को हम क्या कहेंगे, मोनोकोप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकोप्लेट कहते हैं। यहां पे इसको आपको बना लेना है, मोनोकोप्लेट। तो मोनोकोप्लेट कहते हैं किसको, अगर किसी भी परागकण के अंदर जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर की संख्या कितनी है, 1 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकोप्लेट। क्या कहते हैं, मोनोकोप्लेट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करके रखनी है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो परागण होता है यानी जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है, कीटों के द्वारा होता है। तो अगर कीटों के द्वारा किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी फ्लावर के अंदर परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। आपको याद रखना है कि कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। तो देखिए कीटों के द्वारा अगर परागण होता है कुछ पुष्पों में, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कि परागकणों के चारों तरफ यानी जो पोलन ग्रेन होता है उसके पूरे चारों तरफ आपको एक तेलीय आवरण परत दिखाई देती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पराग किट या पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम पराग किट या पोलन किट कहते हैं। ये लिपिड या कैरोटीनाइड की बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप कैप्सेला का प्लांट देखेंगे। कैप्सेला का प्लांट सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, जो खेत वगैरह होते हैं। नॉर्मली जब आप अपने फील्ड में जाएंगे तो खेतों में, जिसको आप गाजर घास भी कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कैप्सेला के प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनमें क्या होता है, जो परागकण होते हैं उनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। लेकिन इनमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो परागकण होते हैं, परागकणों के चारों तरफ एक तेलीय परत बन जाती है। क्या बन जाती है, एक तेलीय परत बन जाती है, चिकनी परत बन जाती है, जिसे हम पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम पोलन किट कहते हैं। और स्पेशली ये जो पोलन किट होती है ये एक तेलीय लेयर होती है। चूंकि इसकी तेलीय लेयर किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है लिपिड की बनी होती है या केरोटिनाइड की बनी होती है, जिस कारण से ये लेयर आपको तेलीय या चिकनी दिखाई देती है। कैप्सेला के प्लांट के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ी एग्जांपल इसका कैप्सेला का प्लांट, इसके अंदर कीटों के द्वारा परागण भी होता है, जिसको कि हम एंटोमोफिली बोलते हैं। इसके अलावा कई बार आपके एग्जाम में अगर पोलन किट के कार्य यदि पूछा जाता है तो आपको पोलन किट के कार्यों को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो पोलन किट का जो पहला मेनली वर्क होता है वो क्या होता है, कोई भी अगर पोलन किट है, मतलब जो तेलीय लेयर होती है, इसका मेन वर्क क्या होता है, तो पोलन किट जो होती है ये परागकणों को हानिकारक
साथ ही साथ परावैंगनिक किरणों से बचाती है। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे होती है, यानी जो परावैंगनिक किरणें होती है, उनसे बचाने के लिए प्रोटेक्शन देने का काम कौन करती है? तो ये पोलैंड किट का काम करता है। क्योंकि पोलैंड किट क्या है? परागकण के चारों तरफ का एक तेलीय आवरण है। तो ये जो तेलीय आवरण होता है, ये क्या करता है? परावैंगनिक किरणों को रोक लेता है। वह हानिकारक जो किरणें होती है उनको प्लांट के अंदर आने से, परागकणों के अंदर पहुंचने से पहले ही क्या करता है? परागकणों को बचाने का कार्य करता है। तो पहला मेनली जो वर्क है पोलैंड किट का, वो आपको तैयार कर लेना है। पोलैंड किट का जो पहला वर्क है वो है परागकणों को हानिकारक साथ ही साथ परावैंगनिक किरणों से बचाना। जो दूसरा मेनली वर्क होता है वो क्या होता है? किसी भी परागकणों को आप देखेंगे तो परागकणों को कीटों पर चिपकने से सहायता करती है। मतलब कोई भी कीट अगर आकर के परागकणों से चिपक रहा है तो उसमें मदद करने का काम कौन करता है? यही तेलीय परत करती है, जिसको हम बोलते हैं पोलैंड किट या इसको हम बोलते हैं पराग किट। तो पराग किट या पोलैंड किट का दूसरा मेनली वर्क होता है कि किसी भी परागकण के अंदर अगर मान लीजिए कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं, तो कीट जब आकर्षित होते हैं तो कीट आसानी से किसी भी प्लांट पे चिपक सके, यानी परागकण से चिपक सके, इस पर भी हेल्प करता है कौन? पोलैंड किट। तो दूसरा वर्क भी आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद तीसरा जो मेनली वर्क है इसका तीसरा वर्क है कि इसका जो पीला रंग होता है, स्पेशली जो तेली लेयर होती है, इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो इसका जो पीला रंग होता है वो कीटों को आकर्षित करता है। और आपको पता है कि जब कोई भी कीट फ्लावर की ओर आकर्षित होगा तभी तो पॉलिनेशन की प्रोसेस संपन्न होगी, यानी कि परागण की क्रिया होगी। तो इसका पीला रंग जो होता है ये कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। और कैप्सेला के परागकणों पर पोलैंड किट होता है, यानी कैप्सेला का प्लांट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कैप्सेला के प्लांट में, यानी जो गाजर घास का प्लांट होता है, इसमें आपको स्पेशली देखने को मिलेगा। तो गाजर घास के प्लांट में आप देखेंगे कि पोलैंड किट स्पष्ट रूप से पाई जाती है। कोई भी परागकण है तो उसके चारों तरफ एक तेली लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोलैंड किट। और यही पोलैंड किट क्या करती है? पोलैंड किट कई प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। तो इतने सारे कार्य आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम किसकी? परागकण की संरचना की। तो जब भी हम बात करते हैं किसी परागकण की संरचना की, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो परागकण की संरचना होती है, इस परागकण की संरचना में आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले किसी भी परागकण की संरचना के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? एक तो लेयर दिखाई देगी, एक बाहरी परत दिखाई देगी, इस प्रकार से। फिर इसके बाद आप देखेंगे किसी भी परागकण की जो संरचना है उसके अंदर आपको एक इनर लेयर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इस प्रकार से एक उसके अंदर, यानी कि इनर लेयर दिखाई देगी, इस प्रकार से। अब यदि बात करते हैं जो बाहरी लेयर होती है, हमने क्या कहा था कि बाहरी लेयर जो होती है ये क्या होती है? बाहरी लेयर जो होती है ये मोटी होती है, लेकिन साथ ही साथ कैसी होती है? कठोर भी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। कहते क्या है? तो बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। तो ये इस पर कई जगह क्या होते हैं? आपको इस प्रकार से कांटे लगे हुए दिखाई देंगे, जिस तरह से ये पार्ट जो है नुकीला होता है। ये तो किसी भी परागकण की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि जो बाह्य भित्ति होती है, यानी जो बाहरी लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्साइन। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि जो परागकण की बाह्य भित्ति होती है वो क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है। ये बनी किसकी होती है? तो हमने बताया किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये जो आउटर लेयर होती है, जो बाह्य भित्ति होती है, ये एक्साइन कहलाती है। कैसी होती है? मोटी होती है, कठोर होती है। और किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, नुकीली होती है, क्योंकि इस पर कांटे जैसी संरचना लगी होती है। इसके अलावा जो आंतरिक लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटाइन। इसको यदि आप हिंदी से लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम बोलते हैं बाह्यचोल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाह्यचोल। वहीं जो नीचे वाला भाग होता है, यानी जो आंतरिक भित्ति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। फिर हमने क्या कहा कि जो आउटर लेयर होती है, जो बाह्य परत होती है, इसके चारों तरफ हमने क्या कहा कि कई बार क्या होता है? जनन छिद्र आपको दिखाई देते हैं, यानी कि कई जगह आपको छिद्र दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। तो ये आपको याद रखना है, जर्मपोर। फिर आपको याद रखना है कि जो हमारा पूरा का पूरा ये भाग होता है, जो इनर पार्ट होता है, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है, इस प्रकार से।
तो ये आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखेंगे कि जो आंतरिक परत होती है इसके अंदर फिर क्या होता है, पूरे के पूरे अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो साइटोप्लाज्म आपको याद रखना है कि इसके अंदर भरा होता है। तो ये आपको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य यहां पे तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि किसी भी परागकण या पोलन ग्रैंड के स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो भित्तियां नजर आती है। पहली भित्ति जो होती है बाएं भित्ति कहलाती है या एक्जाइन कहलाती है, या इसको हम बाएं चोल कहते हैं। जबकि जो आंतरिक वाली भित्ति होती है ये इंटाइन कहलाती है या अंतःचोल कहलाती है। जो बाएं भित्ति होती है इसमें कभी कभी क्या होता है कि छिद्र देखने को मिलता है, जिसको हम जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। इसके अलावा बाएं भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, कठोर होती है। वहीं जो आंतरिक भित्ति होती है पतली होती है, कोमल होती है। इसके अलावा जो आंतरिक भित्ति होती है इसके पूरे के पूरे अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है। फिर इस कोशिका द्रव्य में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो एक चीज क्या है कि इसके अंदर एक हेप्लॉइड केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी भी परागकण की संरचना के अंदर आपको हेप्लॉइड न्यूक्लियस यानी आपको क्या दिखाई देगा, एक न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाई देगा। तो ये जो केंद्रक होगा या न्यूक्लियस जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है हेप्लॉइड। कैसा होता है, ये होता है हेप्लॉइड। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो पूरे की पूरे परागकण की संरचना है, मात्र आपको ये डायग्राम याद रखना है। सिंपल सा इसका डायग्राम है। इसमें आपको दो लेयर बनानी है, एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल। इसमें आपको जर्मपोर दिखा देना है। हमने क्या कहा कि किसी जैसे कुछ मोनोकाट प्लांट होते हैं, मोनोकाट प्लांट के अंदर क्या होता है कि जर्मपोर स्पेशली एक ही पाया जाता है। लेकिन कुछ डाइकाट प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो जर्मपोर होते हैं इनकी संख्या एक से ज्यादा होती है। तो अगर एक से ज्यादा है, मान लीजिए किसी में जर्मपोर की संख्या कितनी है, 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोप्लेट बोलेंगे। अगर एक है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकोप्लेट बोलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी भी परागकण की संरचना में दो भित्तियां होती है। एक होती है बाएं भित्ति जिसको हम बोलते हैं बाएं चोल या एक्जाइन। दूसरी जो आंतरिक भित्ति होती है इसको हम बोलते हैं इंटाइन या अंतःचोल। इसमें आपको बाएं भित्ति मोटी और कठोर दिखाई देगी, जिसमें जर्मपोर आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि पूरे के पूरे परागकण की संरचना के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक हेप्लॉइड यानी कि अगुणित केंद्रक जो होता है ये प्रेजेंट होता है। तो इतनी सारी चीजें आपको किसी भी परागकण से संबंधित याद रखना है। और यही परागकण जब क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, परागकण जब अंकुरित होंगे, तो अंकुरित होकर के ये क्या करेंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे नर युग्मक का निर्माण होगा इसकी हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। वहां पे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। किसी प्रकार से नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है वो उसकी पूरी की पूरी अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।